नमस्कार मित्रों, अभिराम वाणी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन के अंतर्गत आज प्रस्तुत है कार्यक्रम समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती विमर्श। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित विषयों पर दिए गए प्रश्नों के संदर्भ में लघुकथा समीक्षा समालोचना से जुड़े मित्रों के वक्तव्य आलेख रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यद्यपि समकालीन लोककथा के विभिन्न पक्षों पर एक अच्छी चर्चा के अनुमान के साथ इस कार्यक्रम को काफ़ी व्यापक स्तर पर तैयार किया गया था, किंतु अपनी स्वीकृति के बावजूद अनेक मित्र परिस्थितियों अपने आलेख प्रस्तुत नहीं कर पाए। जिन मित्रों के आलेख एवं वीडियो हमें प्राप्त हो गए हैं, हम उन्हीं के साथ सीमित रूप में इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक एकांतर शुक्रवार को किया जा रहा है। आज इस क्रम की 8वीं प्रस्तुति है। आज की प्रस्तुति में शामिल है चर्चित लोककथाकार आदरणीय दिव्या राकेश शर्मा जी का आलेख, जिसका विषय है लघुकथा में बिंबों की निर्मिति, प्रकृति, प्रभावोत्पादकता और स्थिति। आलेख में हमारे द्वारा विषय से जुड़े जिन प्रश्नों की उत्तर की अपेक्षा की गई है वे इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, प्रभाव संप्रेषण की दृष्टि से लघुकथा कविता के काफ़ी करीब है, इसलिए लघुकथा में बिंबों का प्रयोग अत्यंत सहजता के साथ किया जाता है। बिंब प्रधान लघुकथाएं सपाट कथा रचनाओं से किस तरह भिन्न होती हैं? हो सके तो तुलनात्मक उदाहरण देकर समझाइए। दूसरा प्रश्न, क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि प्रत्येक रचना प्रत्येक पाठक के लिए नहीं रची जाती? समझ और पसंद के स्तर पर पाठकों के भी भिन्न भिन्न वर्ग होते हैं जो अलग अलग तरह की रचनाओं को पसंद करते हैं। तीसरा प्रश्न, लघुकथा में प्रयुक्त कुछ बिंबों की प्रकृति और निर्मिति पर प्रकाश डालिए। चौथा प्रश्न, क्या बिंबों के प्रयोग से लघुकथा में कथा सौंदर्य प्रभावित होता है? पांचवा प्रश्न, लघुकथा के प्रभाव संप्रेषण पर बिंबों का प्रभाव किस तरह पड़ता है? छठा प्रश्न, लोकप्रियता की दृष्टि से बिंबधर्मी लघुकथाओं यानी पाठक उन्हें कितना समझ पा रहे हैं और उनकी स्थिति पर कुछ प्रकाश डालिए। सातवां प्रश्न, इस प्रसंग में कुछ और कहना चाहें तो स्वागत है। इस आलेख को YouTube मंच अभिराम वाणी पर अपलोड करने के साथ फेसबुक पर साझा किया जा रहा है। आलेख पर श्रोताओं द्वारा विषय से जुड़े प्रश्न किए जा सकते हैं। प्रश्न केवल फेसबुक के टिप्पणी कॉलम में ही किए जाएं और विषय से संबंधित होने चाहिए। अपने प्रश्नों की भाषा का कृपया ध्यान रखें। किसी को अपमानित करने वाली भाषा का उपयोग ना करें। प्रश्नों के जवाब भी फेसबुक पर टिप्पणी कॉलम में ही दिए जाएंगे। उनका कोई पूरक वीडियो जारी नहीं किया जाएगा, जैसा कि आरंभ में योजना बनाई गई थी। तो प्रस्तुत है लघुकथा में बिंबों की निर्मिति, प्रकृति, प्रभावोत्पादकता और स्थिति विषय पर सुश्री दिव्या राकेश शर्मा जी का आलेख। आइए दिव्या जी, प्रस्तुत कीजिए अपना आलेख। नमस्कार। अभिराम साहित्यिकी द्वारा आयोजित समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती योजना के अंतर्गत मैं अपना आलेख प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे आलेख का विषय है लघुकथा में बिंब की उपस्थिति, निर्मिति, प्रकृति, प्रभाव उत्पादकता व स्थिति। अब मैं अपना आलेख प्रस्तुत कर रही हूँ। लघुकथा और कविता में समानता देखी जा सकती है, या यूं कह लें, लघुकथा काव्य का औषधीय रूप है। जिस प्रकार प्रकृति में उपस्थित विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों में से रोगमूलक वनस्पति का चयन कर वैद्य उसमें से भी रोगनाशक जड़ी बूटियों को खोज लेता है, उसी प्रकार एक लघु कथाकार समाज में व्याप्त विसंगतियों को आत्मसात करके उनके विषय को एक ऐसी कथा के रूप में पिरो देता है जिससे जनमानस को न केवल सार्थक संदेश मिलता है बल्कि वह मनन के लिए भी बाध्य हो जाता है। लघु कथा की निर्मिति उसके चरमोत्कर्ष तक पहुंचने तक अनेक साथी उसके साथ चलते हैं, जिसमें कथानक से लेकर कथ्य, शिल्प से लेकर शैली तथा भाषाई सौंदर्य प्रमुख है। इसके साथ ही लघु कथा के अनेक घटकों में प्रमुख बिंब व प्रतीक हैं।
इनका प्रयोग जहाँ कथा के सौंदर्य में वृद्धि करता है, वहीं कथा के संदेश को भी सार्थकता प्रदान करता है। लघु कथा में बिंब के महत्व को समझने से पहले बिंब क्या है, वह समझना बहुत जरूरी है। यहाँ हम बिंब और उसके सिद्धांत को सीमित और संतुलित रूप में समझने का प्रयास करेंगे। बिंब क्या है? शाब्दिक दृष्टि से बिंब का अर्थ प्रतिभा, आकृति, रूप, चित्र आदि मनोविज्ञान के अनुसार जब हम इंद्रियों के माध्यम से स्थूल जगत की विभिन्न वस्तुओं के संपर्क में आते हैं तो उनका प्रतिबिंब या चित्र हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाता है तथा ये प्रतिबिंब ही समय समय पर हमारी वासना, संस्कार, स्मृति, भावना आदि को जागृत करने का कार्य करते हैं। ये बिंब एक प्रकार से संचित अनुभूतियों के रूप में हमारे अवचेतन मन में सदा विद्यमान रहते हैं, पर समय समय पर स्मृति एवं कल्पना की सहायता से पुनः हमारे चेतन स्तर पर उदित होकर हमें भांति भांति के बोध कराते हैं। लेखक या कलाकार इन्हीं बिंबों को अपनी रचना में प्रस्तुत करता है। बिंब मानवीय संवेदनाओं से जुड़े होते हैं। उनकी बड़ी विशेषता इंद्रियता होती है, जिसमें मासलता, गंभीरता व नाद सौंदर्य के साथ शब्दों के बीच नीरवता रचना के सघन अर्थ को साकार निर्मित करते हैं। बिंब के संदर्भ में श्री नवल किशोर दुबे जी का यह कथन भी उल्लेखनीय है। बिंब उद्दीपक पदार्थ की अनुपस्थिति में कल्पना के द्वारा उद्भूत होते हैं, जिनमें इंद्रिय तत्व परोक्ष रूप से विद्यमान होता है। साहित्य में मुख्यतः काव्य में बिंब का अपना विधान है। जिस प्रकार काव्य का लक्ष्य अलंकार, वक्रोक्ति, प्रतीक, प्रतिमान आदि के द्वारा काव्य में सौंदर्य या आकर्षण उत्पन्न करना है, ठीक उसी प्रकार बिंब योजना का लक्ष्य भी काव्य या लघु कथा में आकर्षण या सौंदर्य उत्पन्न करना ही है। यहाँ पर काव्य में बिंब योजना का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि मूलतः बिंब काव्य का मूलक है और इसलिए कहा जाता है कि एक अच्छा कवि एक अच्छा लघु कथाकार हो सकता है। लघु कथा में बिंब की निर्मिति। बिंब एक आधुनिक प्रयोग है। लघु कथा में प्रयुक्त बिंब की प्रकृति व निर्मिति। लघु कथा में बिंब की प्रकृति व निर्मिति को समझने के लिए बिंब के भेद या प्रकार को जानना अति आवश्यक है। डॉक्टर केदारनाथ सिंह के अनुसार बिंब यथार्थ का एक सार्थक टुकड़ा होता है। वह अपनी ध्वनियों और संकेतों से भाषा को अधिक संवेदनशील और पारदर्शी बनाता है। वह अभिधा की अपेक्षा लक्षणा और व्यंजना पर आधारित होता है। बिंब के 3 मूलभूत तत्व हैं। नंबर 1 कल्पना, नंबर 2 भाव, नंबर 3 इंद्रियकता। बिंब के भेद या प्रकार। बिंब के मुख्यतः 3 भेद हैं, जिसमें इंद्रिय बिंब, इसके भाग हैं चाक्षुष बिंब, श्रव्य या नादात्मक बिंब, स्पर्श बिंब, घ्रात्य बिंब, आस्वाद्य बिंब। नंबर 2 काल्पनिक बिंब, इसके अंग हैं स्मृति बिंब, कल्पित बिंब। प्रेरक नंबर 3 है प्रेरक अनुभूति के आधार पर। इसके अंग हैं सरल बिंब, मिश्रित बिंब, तत्कालिक बिंब, संकुल बिंब, भावातीत बिंब और विकर्ण बिंब। इन सभी का प्रयोग काव्य में होता है, किंतु लघु कथा में इंद्रिय बिंब व काल्पनिक बिंब का प्रयोग किया जाता है। प्रेरक अनुभूति के आधार पर विभाजित किए गए बिंबों में सरल, मिश्रित व भावातीत बिंब का प्रयोग भी किया जाता है। चाक्षुष बिंब। हम जानेंगे चाक्षुष बिंब क्या है। चक्षु का सूक्ष्म विषय रूप होने के कारण इसे रूप या दृश्य बिंब भी कहते हैं। इस बिंब में आकृति का निर्माण होता है। यह तो स्पष्ट है कि बिंब मानसिक प्रतीति है, जो कथा पढ़ते, देखते या सुनते समय हमारे समक्ष क्रिया, स्थिति, रंग, रूप, गति आदि
चित्र के रूप में उपस्थित हो जाएं, तो समझिए वह दृश्य बिंब कहलाता है। साधारण शब्दों में कहें तो चाक्षुष बिंब या दृश्य बिंब किसी भी रचना को पढ़ने के लिए पाठक के मस्तिष्क में संपूर्ण दृश्यावली प्रस्तुत कर देता है। रचना में जब ध्वनि का नामोल्लेख किया जाता है तब वहां श्राव्य बिंब होता है। स्पर्श बिंब का संबंध त्वचा से होता है। चाक्षुष बिंब, श्रव्य बिंब व स्पर्श बिंब का प्रयोग सबसे ज्यादा लघु कथा में होता है, क्योंकि लघु कथा में कम शब्दों में कथा को संप्रेषित करने का प्रयास किया जाता है। चाक्षुष बिंब का एक बेहतरीन उदाहरण स्नेह गोस्वामी जी की लघु कथा नंगा है। आइए सुनते हैं उनकी लघु कथा। पगली सड़क पर मग्न मन नाच रही थी। उसके अटफटे कपड़ों में से झांकती गोरी चमड़ी की एक झलक ने बाबू के होश उड़ा दिए। मदहोशी के नाले में गोते लगाते हुए उसने पगली का हाथ पकड़ा। पगली छोटी बच्ची की तरह उसके साथ चल पड़ी। कमरे में घुसते ही बाबू ने कपड़े उतार फेंके। पगली ने अट्टहास किया, नंगू ओ नंगू, और दरवाजा खोलकर ताली बजाते हुए सड़क पर आ गई। सीमित शब्दों में इस कथा का ऐसा चित्रांकन लेखक लेखिका ने किया है कि दृश्य दर दृश्य आंखों के सामने चलने लगते हैं और पाठक अपनी आंखों के सामने इस घटना को घटित होते देखने लगता है। इसी प्रकार संध्या तिवारी जी की लघु कथा वह मरी नहीं चाक्षुष बिंब के सशक्त उदाहरण है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिंब प्रत्येक रचना में विद्यमान होते हैं। बिंब रचना के प्राण होते हैं। वे उस आत्मा की तरह हैं जो दिखाई नहीं देती किंतु अपनी शक्ति द्वारा जीवों को नियंत्रित करती है। अन्य बिंबों के उदाहरण के रूप में छेपक लघु कथा की पंक्ति देखिए। उफ, झुरझुरी आ गई एस लाल को, पूरी खाल में चमरौंधे की सड़ान भिद गई। मात्र एक पंक्ति में लेखिका संध्या तिवारी ने कुशलता के साथ ऐसा दृश्य उत्पन्न कर दिया जिससे कि पाठक एस लाल के शरीर में उत्पन्न हुई झुरझुरी व दुर्गंध को खुद महसूस कर सकता है। इस पंक्ति में स्पर्श व ध्रावत्य बिंब दोनों का ही प्रयोग हुआ है और हमारे मन में एक जिज्ञासा और उत्पन्न होती है। अब हमारे मन में एक जिज्ञासा और उत्पन्न होती है कि इन बिंबों की पृथक पहचान कैसे हो सकती है। तो इन्हें पहचानने का सरल तरीका है इन बिंबों की उत्पत्ति व निर्मिति का अध्ययन सूक्ष्मता से किया जाए तो इन्हें हम सरलता से पहचान सकते हैं। कल्पित बिंब जहां पाठकों की कल्पनाओं में ही घटना के वातावरण को साकार चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वहीं रचना में अलग वातावरण का निर्माण भी करते हैं। आदरणीय सतीश राज पुष्करणा जी की लघु कथा सांप और छुछुंदर का यह संवाद देखिए। 2-4 नरसंहार और हो जाएंगे बस, फिर या तो तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा या तुम्हारी सरकार को ही बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस पंक्ति में नरसंहार की कल्पना कथा के पात्रों द्वारा की जा रही है, लेकिन इस संवाद को पढ़ते ही पाठक के मन मस्तिष्क में उस नरसंहार का चित्र खुद ब खुद उभरने लगता है। यह बिंब की ही विशेषता है जो कथा के शब्दों में स्वयं उपस्थित हो पाठकों को कथा के साथ जुड़ाव महसूस कराता है। लघु कथा में बिंब की निर्मिति कथानक और कथ्य के साथ शिल्प पर निर्भर करती है। उपरोक्त विवेचना के बाद हम बिंदुवार तरीके से लघु कथा में बिंब की उपस्थिति व महत्ता पर चर्चा करेंगे। बिंब प्रधान लघु कथाओं की विशेषता जानते हैं। किसी कहानी या उपन्यास में दृश्यांकन करना सरल है क्योंकि यहां पर विशाल कैनवास व असीमित शब्दों का भंडार आपके पास है, लेकिन लघु कथा में ऐसा नहीं होता। लघु कथाकार विस्तृत कैनवास पर कम शब्दों में अपनी बातों को कहना होता है। एक लघु कथाकार को एक विस्तृत कैनवास पर कम शब्दों में अपनी बातों को कहना होता है। इसके लिए उसे प्रतीकों बिंबों की आवश्यकता होती है। इसमें उसे अपनी कथा का दृश्यांकन कम शब्दों में और विस्तृत
वर्णन के बिना करना होता है, इसके लिए बिंब हमारी सहायता करते हैं। बिंब प्रधान लघु कथाएं न केवल संप्रेषण में प्रभावी होती हैं, वरन कविता की तरह अनेक घटकों का साथ पाकर बंदूक की गोली की तरह मारक हो जाती है। यह बात सत्य है कि कविता और लघु कथा में संप्रेषण की दृष्टि से समानता है। लघु कथा में भी लक्ष्य को केंद्र में रखकर अलंकार, रस व बिंबादि का प्रयोग किया जाता है। यह लघु कथाकार के कौशल पर निर्भर करता है कि वह किस कुशलता के साथ इन तत्वों को अपनी रचना में स्वाभाविक प्रयोग कर उसके सौंदर्य में वृद्धि करता है। लघु कथा में विसंगतियों को उभारने के लिए मार्मिकता का समावेश किया जाता है और बिंबों का प्रयोग इसे तीक्ष्णता प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो बिंब लघु कथा की आयु व आकर्षण में वृद्धि करते हैं। व्यंजना, लक्षणा, अभिधा बिंब की 3 सहायक शक्तियां हैं, जिनकी सहायता से रचना में नैसर्गिकता उत्पन्न होती है। जो बात हम प्रत्यक्ष रूप से लिखने या कहने में असहज हो जाते हैं, उसी बात को बिंब और प्रतीकों के माध्यम से सहजता से संप्रेषित कर सकते हैं। मेरा मानना है कि बिंब लघु कथाकार के मित्र होते हैं, जो लेखक के मन में उपस्थित चित्र, प्रतिबिंब या आकृति को पाठकों के समक्ष अपने माध्यम से चित्रित करने में लेखक की सहायता करते हैं। बिंब का प्रयोग करने से पहले लघु कथाकार को यह भी समझना चाहिए कि उसे अपनी रचना में किस प्रकार के बिंब का प्रयोग करना चाहिए जो उसकी रचना की पाठनीयता को ग्राह्य बनाएगा। हालांकि लघु कथा समाज में उपस्थित विसंगतियों को दर्शाने का माध्यम है, फिर भी इसमें कल्पना का समावेश आवश्यक है। यदि काल्पनिकता का अभाव होगा तो कथा न होकर एक रिपोर्ट जैसी बन जाएगी। इस कल्पना को सहज बनाकर लिखने में बिंब सहायक होते हैं। लघु कथा में बिंबों की उपस्थिति। लघु कथाएं एक तरह के शब्द चित्र हैं जो कि बिंबों की उपस्थिति के कारण ही साकार होते हैं। रूपाकारों की निर्मिति लघु कथाओं का प्रमुख सोपान है। लघु कथाकार को अपनी बात पुष्टि के लिए बिंबों का प्रयोग करता है। बिंबों का यही प्रयोग लघु कथा की आत्मा बन जाता है। कितनी ही ऐसी लघु कथाएं हैं जो बिंब व प्रतीक की उपस्थिति के कारण इतनी कुशलता से संप्रेषित हुई है कि उन्हें बहुआयामी कथाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यद्यपि हमारे वरिष्ठों ने अपनी लघु कथाओं में बिंब का प्रयोग पूरी तन्मयता से किया है, तथापि अपने समकालीन लघु कथाकारों की रचनाओं में बिंब की उपस्थिति को जानना, समझना ज्यादा समीचीन प्रतीत होता है। आज के समय में लघु कथाकारों में डॉक्टर कुमार संभव जोशी का नाम एक अलग पहचान रखता है। मैं उनकी अनेक रचनाओं के कथ्य और शिल्प ने मुझे प्रभावित किया है। उसमें से फिरदौस शीर्षक खासा प्रभावित करता है। उस कथा के कुछ भाग मैं आपके सामने रख रही हूं। कुछ आदतन शरारती और कुछ नादान हाथों ने उसे उठाया और निशाना साधने लगे। उसने कहा, नहीं, यह गलत है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मगर एक हाथ ने उसे स्ट्रीट लाइट की ओर उछाल दिया। स्ट्रीट लाइट से टकराते हुए उसने कहा, बेवकूफो, यह तुम्हारे अंधेरे वक्त को रोशन करती थी, तुम्हें पराये लुटेरों से बचाती थी। मगर वे ठठाकर हंसते हुए भाग निकले, उन्हें जैसे कुछ सुनना ही ना था। उसे फिर कहा, मैं ये नहीं करना चाहता। अब भी वह किसी को कुछ सुनना नहीं था। तभी दूर से कहीं से इबादत की आवाज सुनकर उसके मन में अपने कुछ सही इस्तेमाल की उम्मीद जगी। वह लड़खड़ाते हुए कदमों को संभालकर इबादत गाह में जा पहुंचा। मेरे मालिक, मुझे तेरे दरवाजे पर पायदान की जगह दे दो, उसने दरखास्त पेश की। मगर दरमियानों ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। सीढ़ियों से लुढ़कते हुए उसने देखा कि एक सीढ़ी का पत्थर जरा ढीला हो गया। जाते जाते किसी मालिक के बंदे का पैर उस पर पड़ता है तो वह लचक जाता है। जरा सी असावधानी से कोई गिर भी सकता था। उसने अपना मुस्तकबिल तय कर लिया। वह चुपचाप उस सीढ़ी की ढीली पड़ी हुई दरार में जा बैठा। अब सीढ़ी लचकती नहीं थी। उसके कुछ और पत्थर दोस्तों ने उसे देखा। धीरे धीरे उन सभी ने अपनी जगह चुन ली। अब ना पत्थरबाजों को पत्थर मिलते थे, ना ही किसी के कदम लचकते थे। वहीं कहीं बैठा एक मलंग एक बार फिर से गा उठा, अगर फिरदौस बरू ए जमीनिस्तो,
यह मानवेतर लघु कथा है जिसमें एक पत्थर को प्रतीक बनाकर घाटी में चल रही गतिविधियों का खाका खींचा गया। डॉक्टर कुमार संभव जोशी जी की यह लघु कथा बिंब के माध्यम से चलचित्र की भांति आंखों के सामने चलने लगती है और आतंकवाद और बरगलाए गए नौजवानों की अंतर्दशा को बड़ी खूबसूरती से पाठकों के मानस पटल पर अंकित करती थी। यदि इस कथा को बिना बिंब व प्रतीक के प्रयोग से लिखा जाता तो यह कथा एक साधारण कथा बनकर रह जाती जो शायद इतना प्रभावित नहीं करती। इसी प्रकार अनघा जोगलेकर जी की एक लघु कथा जलकुंभी है। यह लघु कथा पाठकों के मन में अनेक विचारों को उत्पन्न करती है व अनेक अर्थ प्रकट करती है। वह एक चित्रकार था, अतरंगी सा, पानी पर चित्र उकेरता था, तरह तरह के रंग पानी पर छिड़कता और उसकी उंगलियां किसी निपुण नर्तकी की तरह रंगों पर थिरकते हुए अद्भुत चित्र उभार देती। रंग बिरंगी मछलियां, सीप के मोती, जगमग्न पौधे, एक अलग ही संसार रच दिया था उसने अपनी कूची से। वह दिन भर चित्र बनाता और रात होते ही पानी में फिर से नीला रंग घोल देता। शांत जल हिलोरे मारने लगता, लेकिन हर सुबह वह पानी नीले रंग को लाल हुआ पाता। उसने परेशान हो पानी को छोड़ धरती को अपना कैनवस बना लिया। पेड़ पौधों की हरियाली, खुरदरे पहाड़ों से बहते नीले झरने, झीलें और न जाने क्या क्या, लेकिन इन चित्रों को चमकाने के लिए वह जितने भी रंग डालता सब मिलकर लाल रंग में ही बदल जाते। धीरे धीरे वह लाल रंग पानी के साथ पूरी धरती पर फैल गया। अब उसके पास सिर्फ आकाश बचा था, बारिश की हल्की फुहारों के बीच उगता सूरज, और इनके मेल से बने इंद्रधनुष को बनाने के लिए उसने कुची को रंगों में डुबोया ही था कि उसका हाथ कांप गया। कुची बेअसर होकर गिर पड़ी क्योंकि उसने दूर कहीं आकाश को भी लाल करने की तैयारी की आहट सुन ली थी। यह बहुआयामी कथा है। इसे पाठक प्रकृति से, भगवान से, आतंकवाद, विश्व युद्ध से भी जोड़ सकते हैं। जलकुंभी को प्रतीक बनाकर लिखी गई यह लघु कथा एक प्रतीकात्मक लघु कथा होते हुए भी बिंब के प्रयोग का अच्छा उदाहरण है। स्पष्ट है कि बिंब व प्रतीक के प्रयोग इन कथाओं का कथानक पाठकों के मस्तिष्क में उपस्थित प्रतिबिंब व चित्र को उनके विचारों में उकेरने में सफल हुई और अपने आसपास का समग्र चित्र प्रस्तुत कर पाए। इसके अतिरिक्त मृणाल आशुतोष जी की कवच व बछड़ू बिंबात्मक लघु कथा का एक सशक्त उदाहरण है। भारती कुमारी की दही, कनक हरलका की रफ कॉपी तथा सुनील वर्मा की मर्दानी भी प्रतीकात्मक भी बिंबात्मक लघु कथा का उत्तम उदाहरण है। लघु कथा जहां वर्तमान में लोकप्रिय विधा बन चुकी है, वहीं इसके लिए अलग अलग वर्ग या विचार पाठक भी सामने आने लगे हैं। लघु कथा विधा कहानी व उपन्यास विधा से अलग व विशिष्ट है, भले ये बात विद्वान स्वीकार ना करे। इसका कारण लघु कथाओं का उद्देश्य है समाज हित। कहानी और उपन्यास जहां मात्र मनोरंजन के उद्देश्य से लिखे जाते हैं और इनके लिए सार्थक संदेश देने की बाध्यता नहीं है, लेकिन लघु कथा विधा कविता की तरह समाज में उपस्थित विसंगतियों को मार्मिकता के साथ प्रस्तुत करती है तथा समाज को सार्थक संदेश देती है। लघु कथा की विषय वस्तु की कोई सीमा नहीं या लेखक की कल्पनाशीलता की अनंत असीम उड़ान है कि जो कि उसकी सृजनात्मकता को, उसकी सोच को अनंत विस्तार देती है। आमतौर पर मैं महसूस करती हूँ कि हर लघु कथा के पाठक समान नहीं होते। कुछ पाठक हल्की फुल्की पारिवारिक कथाओं को ही पढ़ना पसंद करते हैं, तो कुछ पाठक अपनी कल्पनाओं के बनाए संसार को स्पष्ट करती लघु कथाओं को पसंद करते हैं। एक पाठक के तौर पर मेरी पसंद ऐसी लघु कथाएं होती हैं जो विचारोत्तेजक हो व परिवर्तन की वाहक हो। जब विश्व में एक तंत्र व्यवस्था लागू थी, तब कवि चारण का कार्य करते थे और शासकों के सम्मान में अनेक गीत या कविताओं की रचना करते थे। उस समय समाज में राजाओं की वंदना श्रेष्ठ मानी जाती थी, किंतु जैसे जैसे जागरूकता आई वह विश्व लोकतंत्र की ओर बढ़ा, साहित्य में भी नवचेतना का, लोकतंत्रात्मक विचारों का प्रादुर्भाव हुआ, क्रांति का समावेश हुआ। इसमें लाभ के साथ हानि हुई ही। समाज के सभी वर्गों को समानता के अधिकार के नाम पर सबसे ज्यादा खाई पैदा की गई। इसके लिए इस प्रकार की कथाओं को लिखा गया जिसमें जातिगत भेदभाव कम होने की जगह जातिगत नफरत फैलाने का कार्य अधिक हुआ। इस प्रकार की कथाओं का भी एक बड़ा पाठक वर्ग है।
हमेशा रहा, जिसने अपनी कुंठाओं को इन कथा के माध्यम से संतुष्ट किया। लेखन एक जिम्मेदारी है। लेखन का उद्देश्य अपनी प्रसिद्धि की अपेक्षा समाज को दिशा देने के लिए किया जाए तो यह साहित्यकारों के लिए सार्थक कार्य होगा। ऐसा नहीं है कि साहित्य ने सिर्फ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया, अपितु साहित्य ही वह माध्यम रहा जिसने अनेक जन क्रांतियों को जन्म दिया व लोगों को सोचने पर विवश किया। यहां पर मैं थोड़ा विषयांतर हो गई हूं। रचनाओं और उनके पाठकों की बात करते हुए मैं लेखन की जिम्मेदारी पर अपने विचार रखने लगी। किसी भी रचना की लोकप्रियता उसकी विषय वस्तु, भाषा शैली व शिल्प पर निर्भर करती है। क्लिष्ट और रूढ़ भाषा की उपस्थिति रचना को आम जन से दूर कर देती है, लेकिन ऐसी रचनाओं के पाठकों की भी अच्छी खासी संख्या है जो गूढ़ रचनाओं को पसंद करते हैं। भाषाई सौंदर्य व व्याकरण की शुद्धता किसी भी रचना के आकर्षण में वृद्धि करती है। शब्द संयोजन व संप्रेषण की कुशलता उसे आम जन से जोड़ती है। सरल शब्दों में हम कहें तो यह स्वीकार करेंगे कि प्रत्येक रचना प्रत्येक पाठक के लिए नहीं लिखी जाती और ना ही लिखी गई है। अब हम जानेंगे लघु कथा के सौंदर्य पर बिंब का प्रभाव। लघु कथा भी कविता की तरह भाषाई सौंदर्य से ही परिष्कृत होती है। आपके पास विषय वस्तु है, कथानक है, कथ्य है, लेकिन भाषा नहीं है तो सब व्यर्थ है। जितना आवश्यक व्याकरण का ज्ञान है उतना ही शब्द संयोजन की जानकारी होना भी जरूरी है। शब्द की सामसिकता की जानकारी होना भी उतनी आवश्यक है जितना शब्द व उसकी सामर्थ्य की जानकारी होना। साहित्य में बिंब का अपना स्थान है। हालांकि बिंब योजना को काव्य का अंग माना जाता है, किंतु लघु कथा में भी बिंब का महत्व है। बिंब जहां कथा के सौंदर्य में वृद्धि करता है, वहीं पाठकों के हृदय को झिझोड़ने का कार्य भी बिंब कुशलता से करते हैं। ऐसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ। बिंब की उपस्थिति, उसका प्रयोग करते हुए यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि कथा में बिंब जबरन ठूसे न जाए। यदि साइकिल की घंटी बिना बजाए ही बिल्ली मार्ग से हट जाए तो यह बेहतर होगा। बिंब का अत्यधिक प्रयोग रचना को स्थूलता प्रदान कर सकता है, यह भी स्मरण रहे। रचना को विशेष बनाने की उत्कंठा में ज्यादा क्लिष्ट वाक्यों का प्रयोग करके अपनी रचना धारोदत्त जैसी प्रतीत न हो। लघु कथा का उद्देश्य ही सामान्य जनमानस के मस्तिष्क में नए विचारों को जन्म देना और सामाजिक हित के लिए सार्थक संदेश प्रेषित करना होता है। इसलिए इसे विशेष वर्ग के लिए ना लिखा जाए तो ही उचित होगा। बिंब योजना साहित्य का महत्वपूर्ण भाग है। आधुनिक साहित्य विशेषता काव्य में बिंब का प्रयोग काव्य के सर्वप्रिय व सरल बना रहा है। रचना को पाठक की अनुभूतियों का साथ मिलता है तो रचना प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचती है। आलेख समाप्त हुआ। नमस्कार मित्रों, ये था सुश्री दिव्या राकेश शर्मा जी का आलेख लघु कथा में बिंबों की निर्मिति, प्रकृति, प्रभावोत्पादकता और स्थिति। इस आलेख और उससे जुड़े विषय पर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप पूछ सकते हैं। पुनः दोहराना चाहूँगा कि अपना प्रश्न इस आलेख की फेसबुक पोस्ट पर टिप्पणी कॉलम में ही पूछें। इस योजना का अगला आलेख एकांतर शुक्रवार को प्रस्तुत किया जाएगा। अगली प्रस्तुति में आपसे रूबरू होंगी चर्चित लघु कथाकार सुश्री ज्योत्सना कपिल जी। उनके आलेख का विषय है लघु कथा में पात्रों की प्रवेश प्रक्रिया और रचनात्मकता की निर्मिति से संबंध। अब हम लेते हैं आपसे विदा। समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार मित्रों।